हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अय्यूब एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति चैप्टर। इस वीडियो में ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, ये एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जितना कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आपको बता सकूँ, है ना। और कोशिश करेंगे कि आज ही एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दें आप लोगों का, ठीक है। त्रिकोणमिति चैप्टर जो क्लास 10 में पढ़ना है वो बेसिकली एक समकोण त्रिभुज पे आधारित प्रश्न होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। समकोण त्रिभुज, दो त्रिभुज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ आप लोग के लिए। दोनों का दोनों समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये आपका ये भी 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बेसिकली क्या क्या होता है, किसको क्या नाम दिया गया है, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज में एक आपका होता है परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लंब, है ना, जिसको हिंदी में कहा जाता है लंब। और एक होता है आपका आधार, लंब आधार, और एक होता है कर्ण, एक होता है कर्ण। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं हम लोग। आधार को कहा जाता है बेस, यानी बी से इसको डिनोट किया जाएगा, और कर्ण को हाइपोटेनियस यानी कि एच से डिनोट किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये तो परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है, ये तो लंब है, इसके अलावा कभी कभी ये भी लंब हो जाता है, यानी ये भी आपका लंब हो सकता है। और अगर ये लंब है तो ये आपका आधार हो जाएगा। और कर्ण अपनी जगह पे, कर्ण को कोई नहीं बदल सकता है, कर्ण कर्ण ही रहेगा, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये लंब कैसे, अगर ये लंब है तो यहाँ पर फिर लंब ये सीधा वाला लाइन को लंब क्यों बोल रहे हैं? और अगर सीधा वाला लाइन अगर लंब है तो फिर यहाँ पे ये लंब कैसे हुआ? तो ये डिपेंड करता है कोण के आधार पे, है ना, किस एंगल के थ्रू आप कैलकुलेट कर रहे हैं। सपोज कर लें कि अगर इस वाले एंगल के थ्रू हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और इस बिंदु को देख रहा है, यानी उसका सर कुछ ऊपर की तरफ इस तरह से उठेगा, है ना। तो अगर नीचे में खड़ा होकर के ऊपर की तरफ कोई देख रहा है और कहा जा रहा है कि ये एक देखने का भी तो एक एंगल होगा ना, एक कोण होगा, तो अगर ऊपर की तरफ देखा जा रहा है तो इस केस में ये वाला वैल्यू यानी ए बी आपका जो होता है वो लंब होगा, और जहाँ बेस है ना, जहाँ पे खड़ा होकर के देखा जा रहा है यानी BC जो होगा वो आपका हो जाएगा आधार। और अगर कोई ऊपर की तरफ से खड़ा होकर के और नीचे देख रहा है तो वो भी एक कोण के थ्रू देखेगा, यानी अगर इस वाले एंगल के थ्रू, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं हम लोग, तो यानी इस एंगल के थ्रू अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो इस केस में QR आपका लंब हो जाएगा और PQ जो होगा वो आपका आधार हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन अगर C के हिसाब से होगा, है ना, अगर C कोण के आधार पे कैलकुलेशन होगा तो जिस भी कोण के आधार पे कैलकुलेशन होता है उसके सामने वाले को हम लोग बोलते हैं लंब, है ना, यानी परपेंडिकुलर। यहाँ पे P के थ्रू कैलकुलेट हो रहा है तो P के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्लियर है? अब ये जो तीन भुजा दिखाई दे रहा है, इन तीनों भुजा का आपस में कोई ना कोई अनुपात होता है, और उसी अनुपात का नाम दिया गया है त्रिकोणमिति चैप्टर में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। अब यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू मतलब साइन थीटा कौन दो भुजाओं का अनुपात है? तो जब हम लंब बटा आधार की बात करते हैं, सॉरी, लंब बटा कर्ण की बात करते हैं, लंब बटा कर्ण की बात करते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। जब अनुपात परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में होता है तो उसका नाम दिया गया है साइन थीटा, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में जो अनुपात बन रहा है वो P/H तो बन ही सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि H/P बने, यानी कि कर्ण पहले ले लिया जाए और लंब को बाद में लिया जाए। तो उसके लिए एक अलग से नाम है आपका क्या? कोसेक थीटा। यानी अगर इसी को इन्वर्स कर देते हैं तो ये आपका कोसेक थीटा बनता है, यानी कि कर्ण बटा लंब।
यानी हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर एक आपको याद हो गया तो आपको बस इतना याद रखना, ये और भी जगह पे काम आएगा। आपको ये याद रखना ही होगा कि साइन थीटा जो होता है वो इन्वर्स होता है किसके, कोसेक थीटा के। साइन थीटा इन्वर्स होता है कोसेक थीटा के, यानी साइन का जो भी वैल्यू है अगर उसको हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो वो आपका कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, अच्छा कोसेक, ये जो कॉस थीटा है ये किन दो भुजाओं का अनुपात है, तो आधार और कर्ण का। आधार बटा कर्ण जब हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, और इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए यानी कर्ण बटा आधार कर दिया जाए, कर्ण बटा आधार कर दिया जाए तो ये आपका सेक थीटा बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा की कौन दो भुजाओं का अनुपात है, तो ये है आपका लंब बटा आधार, और इसी का अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो रेसिप्रोकल कर दिया जाए यानी कि आधार को ऊपर और लंब को नीचे, तो ये आपका बन जाता है कॉट थीटा। इसी को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ये आपका हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस, एच कैपिटल लिख देते हैं। ये हो गया पी बाई बी, यहाँ हो जाएगा बी बाई पी, और ये हो जाएगा आपका एच बाई बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं साइड हट जाता हूं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और भी फार्मूला करेंगे हम लोग, लेकिन एक्सरसाइज 8.1 में ज़्यादा फार्मूला का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन के आधार पे फार्मूला करते जाएंगे। ये नहीं कि एक ही बार फार्मूला लिखवा दिए फिर आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए कुछ और फार्मूलाज हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले ये जो फार्मूला हम लोगों ने देखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, और कोसेक थीटा होता है इसी का इन्वर्स यानी एच बाई पी। ठीक है ना, इसी के आधार पे कुछ फार्मूला यहाँ पे नीचे हमने लिखा है। देखिए यहाँ नीचे में हमने क्या कहा था कि आपको सिर्फ याद रखना है कि साइन किसका इन्वर्स होता है, कोसेक का। अगर ऐसा है इसका मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 1 बाई कोसेक थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से एक फार्मूला भी निकल के आ गया आपका, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे का इन्वर्स होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। अच्छा, अगर कोसेक को उधर भेज दिया जाए तो कोसेक डिवाइड में है, उधर जाके साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके आधार पे साइन थीटा और कोसेक थीटा को जब गुना करते हैं तो इसका मतलब उसका वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा। और अगर कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन को इधर भेज देंगे, यानी साइन नीचे चला जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। जब ऐसे भी समझ ले कि जब साइन कोसेक का इन्वर्स है तो कोसेक साइन का इन्वर्स होगा। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट से आपका 3 फार्मूला यहाँ पे निकल के आ गया। उसी तरह से कॉस किसका इन्वर्स था, सेक का, इसका मतलब कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 बाई सेक थीटा होगा। सेक को उधर भेज देंगे हम लोग तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 यहाँ पे रह जाएगा। और जब सेक को इधर छोड़ के कॉस को इधर ले आएंगे तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, यानी सेक थीटा का वैल्यू 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पे देख लें कि टेन थीटा, कि टेन किसका इन्वर्स था, तो कॉट का इन्वर्स था। इसका मतलब टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 बाई कॉट थीटा होगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट को इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। और कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है तो टेन को उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। इसके अलावा अभी फार्मूला बहुत है त्रिकोणमिति में, लेकिन इसके अलावा अभी सिर्फ और सिर्फ ये तीनों पे ध्यान दे देना आपको, जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं हम लोग, कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर बटा प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उसी के आधार पे कर्ण का वैल्यू आपका जब निकालना हो तो कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट के अंदर में, और आधार का वैल्यू होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बस इतना याद रखना है। देखिए एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। अगर कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है तो जाहिर से बात है दोनों भुजाओं को जोड़ने के बाद कर्ण का वैल्यू आएगा, डायरेक्ट जोड़ करके नहीं, दोनों के स्क्वायर का योग और उसके बाद अंडर रूट, ये इतना करना पड़ेगा। और बाकी जो दोनों छोटा भुजा है लंब और आधार,
ये अगर निकालना हो तो दोनों में कर्ण स्क्वायर में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर लंब निकालना है आपको, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, तो कर्ण में माइनस कर देंगे आधार स्क्वायर, है ना। और आधार निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर में माइनस कर देंगे लंब स्क्वायर को। बस इतना सा फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक्सरसाइज शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए किस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में भी आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये रहा प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये दो नहीं, चारों का मान ज्ञात करना है आपको। इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले त्रिभुज की बात की जा रही है। यहाँ पे कौन सा त्रिभुज, उसका नाम क्या है, त्रिभुज ABC, जिसका कोण B समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। आइए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, आप सभी को पता है। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि B समकोण है, यानी ये जो 90 डिग्री है यहाँ पे कौन है, B है। जबकि त्रिभुज का नाम क्या था, त्रिभुज ABC, है ना। तो A और C जो बच रहा है, कहीं पे भी पुट कर सकते हैं आप। A अगर यहाँ तो C यहाँ, और अगर A यहाँ पुट करते तो C यहाँ पुट करते, दोनों में आंसर आपका आएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है कि B को समकोण रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ये आपका AB हो गया, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। एक काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। AB बराबर क्या हो जाएगा आपका, 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर क्या है, 7 सेंटीमीटर, यानी ये वाला वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। ये आपका कर्ण नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे AC का वैल्यू आपको निकालना है, यानी कर्ण का वैल्यू आपको निकालना है। कर्ण यहाँ पे कौन है, AC है, ठीक है ना। तो अभी एक फॉर्मूला लिखवाए थे कि कर्ण बराबर क्या होता है, यानी AC बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर, है ना। यानी कि AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू बैठा दें, कर्ण का वैल्यू निकल जाएगा, यानी AC का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट AB का मान कितना दिया गया है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC का वैल्यू है 7, यानी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, हाँ 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 9 15 का 5 बच गया 1, 7 4 11 और 1 12, हाथ में 1, 5 और 1 6, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल गया AC का, कि AC बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे लगता है शायद उधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ। हल्का सा कैमरा को यूँ कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, AC का वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है। अब निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन A और कॉस A का मान निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि ये जो एंगल दिखाई दे रहा है साइन के साथ, A और A, अगर A का बात किया जा रहा है, A कहाँ पे है, ऊपर में है ना। यहाँ पे फिगर में आप देखें कि A हमने कहाँ पे पुट किया है, ऊपर में। तो एक इस केस में, यानी A के केस में, यानी पहला क्वेश्चन के केस में क्या होगा कि लंब कौन होगा, BC, है ना। कोण के सामने वाले वैल्यू को हम लोग क्या, भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो अगर A के हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन A की बात की जा रही है। तो साइन A बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, है ना। और A के केस में लंब कौन होगा, तो BC होगा, BC, और कर्ण तो वही होगा आपका AC। और BC का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला है जो कि है आपका
25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से और क्या निकालना है, तो कॉस ए का वैल्यू निकालना है। आइए कॉस ए का वैल्यू निकालते हैं। कॉस ए बराबर ये होता है आधार बटा कर्ण। आधार कॉस, देखिए ए का केस में, ए के केस में लंब अगर ये होता है तो आधार कौन होगा, ए बी। आधार कौन हो जाएगा, ए बी। ए बी बटा कर्ण तो वही रहेगा आपका ए सी, है ना, कर्ण यही रहेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू है 24 और ए सी का वैल्यू है 25। उम्मीद करते हैं ये वाला आंसर हो गया और ये वाला आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कट हो रहा है, ये देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस तरह से करके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, थोड़ा जगह का कमी है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से शुरू कर देते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पे भी साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पे साइन सी का बात किया जा रहा है, यानी इस वाले एंगल का बात किया जा रहा है। तो इस केस में लंब कौन होगा, इसके सामने वाला यानी ए बी। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण तो वही रहेगा ए सी। तो यहाँ से इसका ए बी का वैल्यू कितना है 24 और ए सी का वैल्यू क्या आ गया, इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं। हाँ, ए बी का वैल्यू 24 हो गया और ए सी का वैल्यू कितना है 25। और साइन सी के बाद निकालना था कॉस सी का वैल्यू। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ पे भी आधार बटा कर्ण हुआ था, लेकिन ए का केस था इसलिए आधार कौन बना था, ए बी। लेकिन यहाँ पे सी का केस है तो आधार कौन बनेगा, सी के लिए। सी के लिए अगर इस कोण के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आधार होगा और इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो यानी बी सी आपका आधार होगा और ए सी कर्ण ही रहेगा। बी सी का वैल्यू कितना है 7 है और ए सी का वैल्यू आपका कितना है 25 है। तो ये दोनों भी आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखें, मेंशन करें, कुछ भी जो भी क्वेश्चन मैं समझाऊं। ठीक है, जितना जल्दी हो सके मुझे ये पूरा बुक ख़त्म कर देना है। ठीक है, मैं आप लोग के लिए पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ, सिर्फ त्रिकोणमिति का ही नहीं, पूरे एनसीईआरटी का, है ना। तो इसीलिए इसको आप लोग नोट कर लें, या नोट्स अगर बनाना चाहते हैं त्रिकोणमिति का तो नोट ज़रूर करें। पेन पेपर ले करके बैठें, जब भी मेरा वीडियो देखने के लिए बैठे तो पेन पेपर ले करके बैठें, प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि आकृति 8.13 में, क्वेश्चन में ही ये दिया गया है, बुक में आप देखिएगा, आकृति 8.13 के नाम से यही फिगर है, में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिगर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, बेसिकली जब कुछ भी कोई एंगल का बात नहीं किया जाता है, जैसे आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपके लिए तो यही बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, बाकी कोण के आधार पे ये चेंज होते रहता है। आप ये देखिए, ये आधार मिसिंग है, बाकी लंब यानी PQ का वैल्यू दिया गया है और कर्ण यानी PR का वैल्यू भी दिया गया है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जब भी कोई चीज़ मिसिंग हो पहले उसको आप लिख लें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे QR यानी आधार का वैल्यू आपको पता नहीं है, यहाँ से हल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे QR ऐसे लिख दीजिए कि आधार बराबर क्या हो गया आपका QR। इसके बाद लंब यानी कि लंब बराबर क्या है, तो PQ और उसका वैल्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा और क्या है, तो कर्ण दिया गया है PR, कर्ण बराबर PR जो कि है आपका 13 सेंटीमीटर। यहाँ से QR का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो QR यानी आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, है ना, सब फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, यानी कि PR स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर हो जाएगा, PR का स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो PR का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर माइनस, और ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 है,
9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, √25 यानी कि ये 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ से Q का वैल्यू आपको पता चल गया कि ये कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो tan P और cot R का वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले tan P निकालते हैं। tan P का वैल्यू क्या होगा, P का मतलब क्या हुआ कि इस वाले कोण का बात किया जा रहा है, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। tan का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। तो tan P के लिए लंब कौन है, QR है, तो लंब कौन हो जाएगा, QR, ये QR, और आधार कौन हो जाएगा, PQ, आधार कौन हो जाएगा, PQ। ये tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार हो गया। इसका मतलब QR का वैल्यू क्या है, जो कि यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है 5 है, और PQ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था कितना है, 12 है ना। तो ये 12, ये इतना हो गया। अच्छा, इसके अलावा tan P तो ठीक है, tan P के बाद और क्या निकालना है, cot R निकालना है। अच्छा, cot का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे cot थीटा नहीं, cot क्या है, R है। cot मतलब आधार बटे कर्ण, आधार कौन हो जाएगा, R के लिए यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, तब लंब ये होगा और आधार ये होगा, तो आधार बटे लंब होगा, यानी QR, आधार कौन है, यही QR है आपका, और लंब कौन हो जाएगा, R के केस में लंब PQ होगा, यानी कि ये PQ। QR का वैल्यू कितना दिया गया है, तो QR का वैल्यू यहाँ से हमने निकाला है 5, और PQ का वैल्यू जो कि है 12, तो यहाँ से cot R का भी वैल्यू पता चल गया। अब निकालना क्या था, तो ज्ञात करना है कि tan P माइनस cot R का वैल्यू निकालना है। tan P का वैल्यू कितना आया, 5/12, और cot R का वैल्यू कितना आया है, ये भी 5/12 आया है। दोनों बराबर है, तो जब दो बराबर संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।